नमस्कार साथियों, देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम कर रहे हैं चर्चा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द प्रोस्पेक्टिंग इन आवर सेल्स, इन आवर सर्विस। हमारी सेल्स में और हमारी सर्विस में क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है प्रोस्पेक्टिंग का। क्यों जरूरी है प्रोस्पेक्टिंग हमारे लिए। आइए तो कुछ इस तरह की इम्पोर्टेंट चीजों, पॉइंटों पर, टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं कि सेल्स के लिए, चाहे सर्विस के लिए, हम सेल्स को सिर्फ बेचना भर मात्र समझ लेते हैं कि या तो हम कोई तेल साबुन कंघा कैंची लेके बाजार में बेच रहे हैं, ऐसा हमारा प्रोस्पेक्ट हो जाता है माइंड। नहीं, आप जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ सेल्स है या सर्विस है। या तो आप अपने प्रोडक्ट का सेल कर रहे हैं मार्केट में, यदि वो फिजिकल है तो, या फिर आपकी कोई एबिलिटी है, कोई क्वालिटी है, तो आप उसकी सर्विस दे रहे हैं सोसाइटी को। वो बदले में पा क्या रहे हैं, या तो ब्लेसिंग्स या मनी। जी हाँ, यही सेल्स है। हम चर्चा करते हैं सेल्स में प्रोस्पेक्टिंग आखिर होती क्यों है, क्या इसके मेन उद्देश्य हैं। मैं आपको बताता हूं जितना मेरी नॉलेज है। जी हाँ, नंबर वन, आप चाहे नोट डाउन कर लेते हैं, कि कर सकते हैं कि क्या उद्देश्य हैं सेल्स में हमारे प्रोस्पेक्टिंग। फर्स्ट, जी हाँ, संभावित ग्राहकों की पहचान बनाना प्रोस्पेक्टिंग का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। हम जाने अनजाने हवा में तीर चलाते रहते हैं, या कहें तो अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपनी संभावित कस्टमर्स को, या आप अगर सर्विस दे रहे हैं किसी भी क्षेत्र की, चाहे लीगल क्षेत्र हो, चाहे कोई सोसाइटी का क्षेत्र हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग के सेक्टर हो, जो भी सेक्टर हो जिसमें भी आप सर्विस दे रहे हो अपनी, उसमें संभावित ग्राहकों की सबसे पहले आपको जानकारी रखनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और जब आपने संभावित ग्राहकों की जानकारी रख ली, कस्टमर्स की जानकारी ले ली, तो आप उनसे लीड कैसे जनरेट करें, आप कस्टमर्स को लीड कैसे जनरेट करें, उन्हें कैसे अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को योग्य बनाएं, इस काबिल बनाएं कि वो आपके उस हर कस्टमर की रीच में, पहुंच में आ जाएं। मुझे आपसे बात करते करते एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल उदाहरण याद आया। मैं अभी सोच रहा था कि अक्सर शैम्पू इन दिनों हम सभी यूज करते हैं, शैम्पू जो बालों में लगाते हैं, जी हाँ, वही शैम्पू बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सिर्फ समझाने भर मात्र के लिए आपको नाम लेता हूं कि आपने देखा होगा सस्ते से सस्ता या छोटी से छोटी कंपनी का, आप सनसिल्क का किसी का भी ले लें, वो हर दुकान पर मिल जाएगा। लेकिन इन्हीं शैम्पू में एक बहुत बड़ी नामी ग्रामी कंपनी है जिसका नाम है डव। डव का शैम्पू बहुत महंगा आता है, डव का कंडीशनर बहुत महंगा आता है, बनस्पत और कंपनियों के शैम्पुओं से। क्या जरूरत पड़ रही थी इस ब्रांडेड कंपनी को कि उसने भी वो 1 रुपए का या 2 रुपए का पाउच निकाला अपने शैम्पू में, और वो दुकान के परचूने की हर दुकान पर लटका हुआ आपको मिल जाएगा। बहुत गहराई से और बहुत गंभीरता से सोचने की बात है कि इतनी नामी ग्रामी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी, जिसके बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी तो ऐड करते हैं, इतना महंगा प्रोडक्ट होने के बावजूद भी उसने 1 रुपये या 2 रुपए का अपना पाउच भी निकाला है। क्यों निकाला होगा? क्योंकि जहां दुनिया के सारे शैम्पू लटके हुए हैं, वहां डव का भी उपस्थिति होना जरूरी है। मीन्स ऑफ दैट कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर की कितनी रीच में आया। क्या कोई आम आदमी, क्या कोई मिडिल क्लास व्यक्ति, क्या कोई गरीब व्यक्ति डव का शैम्पू, डव का साबुन और डव का कंडीशनर यूज कर पाएगा? आपने उसकी रेटें देखी हैं कंपेरेटिव टू अदर प्रोडक्ट? बहुत हाई हैं। इंस्पाइट ऑफ दैट, उसने ये थिंक किया अपने प्रोस्पेक्ट को कि मुझे भी रीच बनाना है कि एक मजदूर ठेले वाला या मजदूरी करने वाले व्यक्ति की रीच में भी डव का शैम्पू, डव का प्रोडक्ट पहुंचे। बेशक उसमें उसको बहुत अधिक प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, लेकिन रीच बढ़नी है। ये प्रोस्पेक्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको अपने हर प्रोडक्ट में, आपको अपनी हर सर्विस में प्रॉफिट ही हो, इसको भूलना पड़ेगा। आपने 10 प्रोडक्ट, 10 सर्विस
रेज कर रखी हैं, तो उनमें से मानिए कि आपको 7 8 9 लॉस 9 प्रॉफिट भी चलें और मात्र 3 फनल भी आपके प्रॉफिटेबल हो गए इस प्रोसेस में, तो आप हाइप पे होंगे अपने बिजनेस की। बहुत गंभीरता से आप इसको सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आप पाएंगे हाँ, उस पाउच की बदौलत ही है कि डब आज दुनिया में घर घर में जाना पहचाना जाता है। वरना तो ऐसे बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं जो लिमिटेड लोगों की रीच में होते हैं और लिमिटेड लोग ही उसके कंज्यूमर होते हैं। तो आपने अपनी सर्विस को या अपने प्रोडक्ट को इतना रीचेबल बनाना है कि वो आपके हर कंज्यूमर को, आपकी हर लीड को पहुंचे। चाहे उसको साइज में छोटा बनाइए, चाहे आप उसको पैसे में उतना रीचेबल बनाइए कि वो हर कंज्यूमर के यहाँ पहुंचे। क्या जरूरत थी पार्ले को कि 5 रुपए का बिस्किट आज भी मिलता है दुकान पर। मुझे बड़ा हैरानी होती है या सरप्राइज होता है या बड़ी खुशी होती है कि उस पार्ले जी ने, हम छोटे से थे जब से और आज इतने बड़े हो गए अब तक अपनी रेट इंक्रीज नहीं की। क्या महंगाई नहीं बढ़ी होगी? क्या कंज्यूमर कॉस्ट नहीं बढ़ा होगा? क्या लेबर कॉस्ट नहीं बढ़ा होगा? उस सबको फेस करते हुए भी उसने अपने रेट को फिक्स रखा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट? प्लीज थिंक अबाउट। उसने किया ये है कि जो पहले 5 रुपए का पाउच आता था बिस्किट का, उसमें से पहले एक बिस्किट कम किया, फिर 2 बिस्किट कम किया, फिर धीरे धीरे 3 बिस्किट कम किया, लेकिन रेट को इंक्रीज नहीं किया। कॉस्ट मैनेजमेंट किया उसने अपना। और अगर आप उनकी मैनेजमेंट से, हायर अथॉरिटी से डिस्कस करेंगे इस बात में, तो अभी भी शायद नो लॉस नो प्रॉफिट चल रहा हो या कोई नाम मात्र का प्रॉफिट आ रहा हो उस प्रोडक्ट पर, लेकिन मार्केट में बना हुआ है। क्यों? क्यों? उसको compete करना है दूसरे और प्रोडक्टों से। ये प्रोस्पेक्टिंग के बहुत ही गहन रीजंस हैं जो हमें सोचने और समझने चाहिए। इसके साथ ही अगले टॉपिक पर चलें, इसी में कि क्या उद्देश्य हैं उसके। उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने संबंध बनाना है अपने ग्राहकों से और उन ग्राहकों में अपने प्रोडक्ट के प्रति रुचि डेवलप करनी है। आपके प्रोडक्ट में अगर आप रुचि नहीं डेवलप कर पाए, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाए, तो वो कैसे आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे? क्या आपका ही वो प्रोडक्ट है दुनिया मात्र में जो एकमात्र है? नहीं ना। तो फिर वो आपके प्रोडक्ट में क्यों इंटरेस्ट रखें? इसका आपको रीजन पता होना चाहिए। ये पर्पज है हमारे लीड्स के, प्रोस्पेक्ट के। और एक लास्ट जो हमारे एम्स में, उद्देश्य में होना चाहिए, वो ये है कि आपने जो लीड जनरेट की, क्या उनको आप सेल्स में कन्वर्ट कर पाए? हमने लीड तो बहुत जनरेट कर ली, हमने फनल भी बना लिया, हमने रेपो बिल्ट भी कर लिया, लेकिन साहब उनको सेल नहीं कर पाए। क्योंकि जैसे ही सेल करने लगे कंज्यूमर दाएं बाएं हो गया। क्यों हो गया? क्या उसके कारण थे? क्या आप अपनी सेल्स को एग्जीक्यूट कर पाए? इनको सोचना पड़ेगा। ये बेसिक पर्पज होते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट के सेल में। अगर ये पर्पज हैं तो फिर इनके कोई तरीके भी होंगे। जी हाँ। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर विचार करते हैं कि फिर क्या वो तरीके हैं कि हम अपने कंज्यूमर को सेल्स में कन्वर्ट कर पाएं, हम अपने प्रोडक्ट को बेच पाएं। हम यूँ गुड़ी गुड़ी बात तो बहुत कर लेते हैं, जब हकीकत में मार्केट में बेचने निकलते हैं धरातल पर, तो पता पड़ता है जी हम अपनी पॉलिसी नहीं बेच पाए, हम अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाए, हमारा तो हाई वैल्यू पे था, व्हाट्स जो भी रीजन है। तो फिर इसके तरीके क्या हैं? मैंने जो तरीके खोजे, मेरे जो विचार में आए, वो तरीके ये हैं। नंबर 1, आपको कोल्ड कॉलिंग आनी चाहिए। अब आप सोचेंगे सर कोल्ड कॉलिंग क्या है, क्या कोई ठंडी ठंडी कॉल करनी चाहिए? जी हाँ, बहुत ही आपको सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट की पिच जितनी हो उतनी शानदार तरीके से आप दें। लेकिन कोल्ड कॉलिंग कहते इसको हैं कि आपने कई बार देखा होगा, आपके पास भी वो कॉल आए होंगे, वो लोगों ने टच किया होगा, इतनी एग्रेसिव तरीके से कॉल आते हैं, तो कई बार तो आप अपने फोन को दूर कर लेते हैं कान से। व्हाट्सएप भाई क्या कर रहे हो, रुको जरा, सब्र करो, ग्राहक को भी सुनने का तो मौका दो। या फिर सिर्फ आप अपनी अपनी बक 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 में लगे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इसको कहते हैं कोल्ड कॉलिंग। बहुत अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को पिच कीजिए, जिससे कि वो एब्जॉर्व कर पाए उसको। हम सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं, अपने हम इतने हॉट कॉलिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट को लेके इतने एग्रेसिव होते हैं, इतने भरे हुए होते हैं,
कि बस एक बार अपना टेप रिकॉर्डर चालू हुआ, टक 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 टक। क्योंकि अपना पर्पज होता है सिर्फ अपनी बात को पूरा कह देना, चाहे सामने वाले के पल्ले पड़े चाहे नहीं पड़े, चाहे उसके सर से उतर रही हो, चाहे उसने उसको एब्जॉर्ब भी नहीं किया। नहीं करना है ऐसी चीजें। ये सब प्रोडक्ट प्रोस्पेक्टिंग के इंटीग्रेंट, इनको आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है, आप इसके बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। लाइक दैट, आप ईमेल के माध्यम से अपने कंज्यूमर को टच कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप सोशल मीडिया से बहुत अच्छे से टच कर सकते हैं। और आप जो अपने ट्रेडिशनल हैं उनसे तो कर ही सकते हैं, जैसे नेटवर्किंग हुआ, रेफरल्स हुए। आप रेफरल्स को कैसे फनल में कन्वर्ट कर पाएंगे? अगर आपके प्रोडक्ट की आपके एक कंज्यूमर से, कस्टमर से रेपो बिल्ट हुई है, आपने वैल्यू ऐड किया है, तो ही वो रेफरल कर पाएगा आपको, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो रेफरल्स का विशेष ध्यान रखें। ग्राहकों के साथ ऐसा संबंध बनाएं कि जब उनको जरूरत पड़े तब वो आपको रीच कर पाए। हम अक्सर जाने अनजाने करते क्या है कि एक बार अपना प्रोडक्ट पिच किया, सेल हो गया, उसके बाद दुनिया से नादारद हो जाते हैं, चाह कर भी उसका फोन नहीं उठाते। ऐसा नहीं करना चाहिए। आफ्टर सेल सर्विस जो होती है, वो आपको आगे लीड जनरेट करके देगी। वो आगे आपको, जो हम अभी बात कर रहे थे, रेफरल करके देगी। वही आपके नेटवर्क में काम आएगी। अब हमने देख लिया, पहचान लिया कि क्या तो इसके उद्देश्य हैं, क्या इसके तरीके हैं। तो फिर हम एक बात और करना चाहेंगे आपके साथ साझा। वो ये है कि आखिर प्रोस्पेक्टिंग ही क्यों महत्वपूर्ण है? और भी तो तरीके हैं। हाँ, वो सारे तरीके हमें यूज करने हैं, हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो आपको हमेशा प्रोस्पेक्टिंग के माध्यम से नए ग्राहक पहचानने में मदद करता है कि कौन आपका सही प्रोडक्ट का सही कंज्यूमर है। और ये नेक्स्ट है कि आपको बिक्री बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। आपकी जो आज सेल्स है, आपकी सेल अगर 10% है तो 100% आप इंक्रीज करना चाहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग को फॉलो कीजिए। बाजार में हमेशा आपकी मजबूती को कायम रखेगा। वरना दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, 4 दिन तक रहती हैं, 5वें दिन पता पड़ा कि वो कहीं गायब हो गए। इन तरह की बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट आज भी किसी पार्ले जी और डब शैम्पू से कम नहीं रहेगा। बहुत प्यारी मीठी बातें हैं। तो फिर प्रश्न ये आता है दिमाग में कि आखिर इस प्रोस्पेक्टिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कौन कौन सी एबिलिटीज हैं जिनको हमें फॉलो करना है। जी हाँ, आखिर इसको करें कैसे? सुन तो लिया सर आपसे, समझ तो लिया आपसे, लेकिन हाउ डू वी इम्प्लीमेंट ऑफ दीज पॉइंट्स, दीज टॉपिक्स, दीज स्किल्स? जी हाँ, इसके लिए कुछ स्किल्स होती हैं अपनी, वो स्किल्स को हमें डेवलप करना पड़ेगा। उनमें से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अबाउट मी, अकॉर्डिंग टू मी, इट इज द कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन जितनी प्यारी होगी, प्यारी से मतलब दिखने में प्यारी नहीं, आप चाहें उस मैनर में प्यारी, आपकी कम्युनिकेशन जितनी प्यारी होगी उतना ही आपका प्रोडक्ट रीच होगा। प्यारी से मतलब कि आपकी वॉइस टोनलिटी कैसी है, आप जो कहना चाह रहे हो क्या वो कंज्यूमर सुनने में भी इंटरेस्टेड है, या फिर वो भी उबासी ले रहा है। ये सारी चीजें आपको देखनी और समझनी पड़ेंगी। आपका रिसर्च एनालिसिस कैसा है अपने प्रोडक्ट के प्रति। नेक्स्ट है कि आपके संबंध बनाने की क्षमता या कौशल कैसी। हम क्या रेप्लिकेट कर पाते हैं? नहीं कर पाते। आए, अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट किया और दैट्स इट। कभी कंज्यूमर से उसका हाल समाचार भी पूछा? क्या आपको अपने प्रोडक्ट की गहराई से समझ भी है, या सिर्फ जो हमारी कंपनी ने हमें बताया और हमने वही उगल दिया? आपको अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की जितनी इंपॉर्टेंस, जितनी गहराई से समझ होगी, आप वो रटे रटाए तोते की तरह नहीं बोल पाएंगे। आप जो भी बोलेंगे दिल से बोलेंगे। और आप यकीन मानिए, ना केवल सेल्स में, ना केवल सर्विसेज में, आप लाइफ में जब जब दिल से बोलेंगे तब तब आपको दिल से ही सुना जाएगा। जब जब दिमाग से बोलेंगे आपको दिमाग से ही सुना जाएगा।
ये बहुत गहरी लर्निंग है जो कभी कभी याद आ जाती है। नेक्स्ट है कि आपका व्यवहार कितना लचीला है और आप कितने धैर्यवान हैं। क्या आपके व्यवहार में लचीलापन है, या फिर आपने कभी ठंडे दिमाग से अकेले में बैठ के विचार किया है कि आप बहुत रूड होते जा रहे हैं दूसरों के प्रति, समाज के प्रति, अपने कस्टमर्स के प्रति। या फिर आप में कभी कस्टमर्स ने एग्रेशन दिखाया, आपके प्रोडक्ट आपकी सर्विस के प्रति नाराजगी दिखाई, तो आपने पेशेंसली सुना हो। ये सब चार पांच पॉइंट जो आपको प्रोस्पेक्ट में ध्यान रखने चाहिए और इन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर देखें आपका प्रोडक्ट कैसे चार चांद लगते हैं, कैसे लाइफ में आगे बढ़ता है। और ये ना केवल आपकी सर्विस और प्रोडक्ट बेचने में ही काम आएंगे, आपकी होल लाइफ, आपके पूरे जीवन शैली में काम आएंगे। आपने सभी को सुना, इसके साथ मुझे भी सुना। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी मंच पर। नमस्कार, धन्यवाद।